नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव में खबरें तो आ रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चुनाव में जोर नहीं लगा रहे हैं, मगर पुराना अनुभव यही कहता है कि ऐसी खबरों को हमेशा कम विश्वास से देखना चाहिए। लेकिन अब जेपी नड्डा ने आरएसएस को उनकी जगह बताकर मोदी की बीजेपी और संघ के बीच बन रही खाई को और चौड़ा कर दिया है। अब इसके दो असर हो सकते हैं, या तो नड्डा के बयान का खंडन शुरू होगा या फिर आरएसएस को अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना होगा। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि जयराम रमेश योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट से आरक्षण विरोधी लेख निकालकर क्या बताना चाह रहे हैं। आरक्षण की आग में सुलगता देश, इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। मगर पहले जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर बात करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। नड्डा के इंटरव्यू को लेकर कई लोग उत्साहित हो सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में अनबन है, लेकिन याद रखिएगा ईडी और जेल जाने का डर उनके भीतर भी ज्यादा है। विपक्ष को जेल भेजकर असल में बीजेपी और संघ को भी चुप कराया गया है। दिलचस्प यह है कि जेपी नड्डा जो खुद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, बीजेपी के परमानेंट मातृ संगठन को उसकी जगह बता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू से नड्डा ने कहा कि बीजेपी उस समय से अब काफी बड़ी हो गई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी। अब बीजेपी सक्षम और अपने मामले खुद संभालती है। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है और अपना काम करता है। जेपी नड्डा ने कितनी सफाई से बीजेपी और आरएसएस में काम के बीच का बंटवारा कर दिया। उन्होंने वैचारिक फ्रंट बनाकर बीजेपी के भीतर और बाहर से काम कर रहे आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं की भूमिका भी तय कर दी। इंडियन एक्सप्रेस में जेपी नड्डा का इंटरव्यू कल छपेगा, लेकिन इसके अंश को लेकर आज अखबार ने पहली खबर बनाई है। लिज मैथ्यू ने लिखा है कि नड्डा से पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज के समय के बीच आरएसएस की मौजूदगी कितनी बदल गई है। इसी के जवाब में जेपी नड्डा कहते हैं कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ी थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यह बात मोहन भागवत कहते तो शायद ठीक लगती, लेकिन जिसे बड़ा किया जाता रहा है वही कह दे कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो उसे खड़ा करने में दिन रात खटने वाले संघ के प्रचारकों को बात कुछ चुभ सकती है। यह जरूर है कि मोदी के दौर में दर्द बाहर नहीं आएगा। सबको नितिन गडकरी की तरह सहना और रहना सीखना होगा। एक नजर में जेपी नड्डा का यह बयान तो पाकिस्तान जाकर जिन्ना को सेकुलर बताने वाले आडवाणी के बयान के जैसा लगता है, मगर वैसा असर होगा नहीं, क्योंकि उस समय आरएसएस का दबदबा था। इतना कि 2005 में आडवाणी को बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी 6 दिनों के लिए पाकिस्तान गए और जिन्ना की कब्र पर चले गए। आज मोहन भागवत इस स्थिति में नहीं है कि अपना जोर दिखा सकें। उन्हें पता है कि यह वो बीजेपी नहीं जिसे संघ ने खड़ा किया था। मोदी की बीजेपी है, मोहन भागवत की नहीं। जेपी नड्डा जिस पद पर हैं उस पद पर उनका चुनाव नहीं हुआ है। वे बीजेपी के मनोनीत अध्यक्ष हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव में शशि थरूर को हराने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं बने। जेपी नड्डा को काफी समय से विस्तार मिल रहा है। इस समय भी जून के महीने तक के लिए विस्तार पर हैं। आमतौर पर जेपी नड्डा को लेकर मजाक उड़ता है कि विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी हारती है तब टीवी चैनलों पर मोदी की जगह नड्डा की तस्वीर लगा दी जाती है। यह बात सही भी है। जब बीजेपी जीतने लगती है तो चैनल वाले मोदी की तस्वीर लगाते हैं, जब हारती है तब नड्डा की तस्वीर लगा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए नड्डा बीजेपी की सत्ता संरचना में तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया वो पहले नंबर के नेता के कद का है। बल्कि पहले नंबर के नेता अगर ऐसा बयान देते तो आरएसएस खुद को समझा भी लेता,
लेकिन नड्डा के कहने के बाद संघ का भीतरी दर्द थोड़ा बढ़ तो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू ने सवाल पूछा, क्या बीजेपी को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं? नड्डा कहते हैं, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है, हर किसी की भूमिका तय हो चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम लोग राजनीतिक संगठन हैं। संघ की जरूरत का सवाल नहीं। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम अपनी तरह से अपने मामलों को संभालते हैं और एक राजनीतिक दल को वही करना चाहिए। इस तरह के बयान आरएसएस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस समय में चुनाव के बीच में नड्डा का यह बयान अलग अर्थ रखता है। बीजेपी में हर किसी को पता होता है आरएसएस के बारे में कब, क्या और कैसे बात करनी है। बेशक आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी में आरएसएस के लोग सक्रिय रहते हैं। आरएसएस बीजेपी के मुद्दों को सर पर ढोती है या संघ के मुद्दे को बीजेपी अपने कंधे पर, कोई फर्क नहीं करता। बाईस जनवरी का यह दृश्य बार बार नजर के सामने आता है। जिस मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों को अयोध्या नहीं आने दिया गया, उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई कि टीवी पर जनता के बीच उद्घाटन का प्रसारण देखें। उस मोदी के साथ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मंदिर में मौजूद थे। शिलान्यास के समय भी मोहन भागवत और योगी थे। 22 जनवरी को मोदी की मौजूदगी में मोहन भागवत ने भी भाषण दिया था। राम मंदिर का माहौल बनाने में आरएसएस ने बीजेपी से ज्यादा जोर लगाया। उसके ही कार्यकर्ता हाउसिंग सोसाइटियों में घूमते रहे। जेपी नड्डा कहते हैं बीजेपी अब बड़ी हो गई है। कभी आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी के भीतर संघ से आए हुए लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वे भी संघ से बड़े हो गए हैं? उनकी निष्ठा बदल गई है। क्या उन्हें नड्डा का यह बयान पसंद आएगा? अभी चुनाव है तो रस्म निभाने के लिए सबको पसंद आएगा, मगर राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं नड्डा जैसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता के इस बयान से आरएसएस को अच्छा नहीं लगा होगा। यह जरूर पता किया जाना चाहिए कि नड्डा जी ने खुद कहा है या यह विचार मोदी जी के भी हैं। आज उद्धव ठाकरे ने मुंबई में इस इंटरव्यू के संदर्भ में बयान दिया। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उस पर आपका क्या कहना है? खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी की सभा में कहा कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है। वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर, और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावरती काँग्रेस बुलडोजर चलाएगी, तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी यह काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि नड्डा के बयान के बाद नरेंद्र मोदी संघ को मनाने के लिए ही दौड़ेंगे। मैंने एक बात नोट की है, मोदी के राज के पहले संघ प्रमुख के बयान पहले पन्ने पर छपा करते थे, खासकर उन अखबारों में जिन्होंने हमेशा ही बीजेपी और संघ की राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन 2014 के बाद से मोहन भागवत के बयान 5वें और 6ठे पेज पर मामूली खबर के रूप में छपता देख अक्सर खटकता रहा कि इस अखबार में संघ प्रमुख पन्ना प्रमुख की जगह छप रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? संघ के लोग उस अखबार का नाम मुझसे बेहतर जानते हैं। संयोग से 18 मई के ही दैनिक भास्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की याद दिलाई गई है। इंद्रभूषण मिश्रा ने अपने अब तक के 3 खंडों में आरएसएस पर रिसर्च आर्टिकल छापे हैं। तीसरे लेख में संघ से जुड़े 6 विवादों के बारे में बताया गया है। लिखा है कि 52 साल तक आरएसएस तिरंगा नहीं फहराया। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। इंद्रभूषण मिश्रा लिखते हैं कि फरवरी 1948 में सरदार पटेल ने नेहरू को एक पत्र में लिखा और भेजा कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का सीधा हाथ नहीं था।
इस हत्या में हिंदू महासभा के गुट का हाथ था। आरएसएस कई दूसरे पापों और गुनाहों के लिए जवाबदेह है, मगर इस पाप के लिए नहीं। लेकिन कुछ महीने के बाद 1948 के जुलाई में पटेल ने हिंदू महासभा के नेता और बाद में जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में पटेल ने लिखा कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ है। लेकिन भास्कर इस वक्त आरएसएस पर 3-3 लेखों की श्रृंखला क्यों छाप रहा है? बिल्कुल छापना चाहिए। बार बार बताया जाना चाहिए कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर क्यों बैन लगाया। अगले साल यानी 2025 में आरएसएस के 100 साल होने हैं स्थापना के, और नड्डा जी का यह बयान आया है। वैसे उस रोज आप नड्डा जी को भी संघ की पतलून में देखेंगे। हर कोई जानता है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अघोषित रूप से और घोषित रूप से बीजेपी के लिए अपना जीवन दिया है। लेकिन नड्डा का यह बयान कि बीजेपी सक्षम हो गई है, एक तरह से वे आरएसएस की भूमिका मान भी रहे हैं और आगे की भूमिका से अलग भी करते नजर आ रहे हैं। नड्डा कहते हैं, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है, हर किसी की भूमिका तय हो चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम लोग राजनीतिक संगठन है, संघ की जरूरत का सवाल नहीं। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपनी तरह से अपने मामलों को संभालते हैं और एक राजनीतिक दल को वही करना चाहिए। नड्डा के बयान पर मोहन भागवत के स्वागत का इंतजार कीजिए। इस दौर में स्वागत करने के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं। आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी संघ की बीजेपी नहीं, आज की बीजेपी आलीशान पार्टी है, बेहद अमीर पार्टी है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने हर जिले में नया दफ्तर बनाया, उसे सुसज्जित किया। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने एक साथ इतनी जगहों पर नया दफ्तर नहीं बनाया होगा। पत्रकार एम राजशेखर ने वायर में लिखा है, इसका शीर्षक है बीजेपी को 60,000 करोड़ का हिसाब देना होगा। राजशेखर बताते हैं कि अगस्त 2014 में मोदी ने ऐलान किया कि हर राज्य और हर जिले में बीजेपी का दफ्तर होना चाहिए और इनमें आधुनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अगले साल बीजेपी ने ऐलान किया कि देश भर के 694 जिलों में से 635 जिलों में नए दफ्तर बनाएगी। मार्च 2023 तक इस टारगेट को बढ़ाकर 887 कर दिया गया। राजशेखर ने लिखा है कि 2014 से 23 के बीच बीजेपी ने सिर्फ इमारतों और